नमस्ते एवरीबॉडी। पिछली जो क्लास थी या पिछला जो लेक्चर था वहाँ पर हमने C3 साइकिल की स्टडी की थी और आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। C3 साइकिल के अंतर्गत हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रूबिस्को एंजाइम होता है उसके स्ट्रोमा वाले पोर्शन में उसकी हेल्प से CO2 को फिक्स करके उसका अपचयन करके हमने हेक्सोज या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया था। परंतु जो कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जहाँ पर C4 साइकिल पाई जाती है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर अत्यधिक तापमान उपस्थित होता है, CO2 की कम सांद्रता उपस्थित होती है, तो उन पादपों ने अडेप्टेशन के अंतर्गत C4 साइकिल को अपनाया और जिन पादपों में C4 साइकिल पाई जाती है उन्हें C4 प्लांट्स कहा जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन होती है उनमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वह C4 पादपों के अंदर कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है। या प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में जो ये साइकिल होती है, इस साइकिल में जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वह 4 कार्बन वाला बनता है। इसी कारण इसे C4 साइकिल कहा जाता है। और ये 4 कार्बन वाला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मतलब इसमें दो COOH ग्रुप उपस्थित होते हैं। जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है इसमें दो COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड हमें देखने को मिलेंगे। इसी कारण इस साइकिल को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। और इस साइकिल की जो डिस्कवरी की थी या इसकी जो खोज की थी वो हेज एंड सेलेक नामक साइंटिस्ट ने गन्ने व मक्का की पत्तियों में की। गन्ने व मक्का की पत्तियों में इस साइकिल को खोजा था। इन्होंने देखा था कि इस साइकिल के फलस्वरूप या गन्ने व मक्का की जो पत्तियां होती हैं इसमें डार्क रिएक्शन के फलस्वरूप जो फर्स्ट स्थायी उत्पाद बन रहा है वो 4 कार्बन वाला था। इसी कारण इसे हेज एंड सेलेक साइकिल भी कहा जाता है। तो दोबारा से देखना, प्रकाश संश्लेषण की जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन में इस साइकिल में बनने वाला जो प्रथम स्थायी उत्पाद है और कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। 4 कार्बन का होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? C4 साइकिल कहा जाता है। और 4 कार्बन के उत्पाद का नाम क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी कारण इस साइकिल को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। और जो इस साइकिल की जो डिस्कवरी की थी या इसकी खोज की थी वो हेज व सेलेक नामक साइंटिस्ट के द्वारा गन्ने व मक्का की पत्तियों में की थी। इसी कारण इस साइकिल को हेज एंड सेलेक साइकिल भी कहा था। इन जो ये दो वैज्ञानिक थे इन्होंने देखा कि गन्ने व मक्का की पत्तियों में डार्क रिएक्शन के फलस्वरूप जो 4 का जो उत्पाद बन रहा है या जो भी फर्स्ट स्थायी उत्पाद बन रहा है वो 4 कार्बन वाला था। इस प्रकार इन्होंने इसकी खोज की थी। अब जो ये C4 साइकिल होती है यहाँ पर जो CO2 को जो फिक्स करने का कार्य किया जाता है वह किया जाता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट के द्वारा। CO2 को कौन फिक्स करेगा? यहाँ पर PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट ये इसे ग्रहण करने का कार्य करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टेज।
पैकेज एंजाइम, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ये CO2 को ग्रहण करके 4 कार्बन वाले बाद में कन्वर्ट कर देता है, जिसे क्या कहा जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहा जाता है। फिर आगे जाकर यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस के द्वारा या तो मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है या एस्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। फिर यह मैलिक एसिड, क्योंकि ये जो CO2 को फिर से करने का जो कार्य किया जा रहा है ये कहाँ पर किया जा रहा है, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में क्या बन चुका है, मैलिक एसिड तक की जो प्रोसेस है या मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बन चुका है। परंतु जो ये मैलिक एसिड है अब कहाँ पर जाएगा, बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में जाएगा और वहां पर मैलिक एसिड वापस से CO2 तथा पाइरुविक एसिड में टूट जाएगा। CO2 को फिर रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से RuBP राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट ग्रहण कर लेगा और C3 साइकिल को संपन्न करेगा, जहां पर हेक्सोज का या ग्लूकोज का निर्माण होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो C4 साइकिल चलती है वह कहां पर चलती है, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में चलती है, जबकि C3 साइकिल कहां पर चलती है, बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में चलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो C4 साइकिल होती है, C4 साइकिल के द्वारा C3 साइकिल के लिए CO2 को क्या कराया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है। क्योंकि C3 साइकिल को क्या चाहिए, CO2 का जो अपचयन करने का कार्य किया जाता है वो C3 साइकिल के द्वारा किया जाता है। C4 तो क्या करेगी, केवल CO2 को फिक्स करेगी या CO2 को बांधकर C3 को उपलब्ध कराएगी और C3 साइकिल के द्वारा इस CO2 का अपचयन करके इसे ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में, इसे C4 साइकिल क्यों कहा जाता है, एल्काइल सेलेक्ट साइकिल क्यों कहा जाता है या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के द्वारा CO2 को फिक्स करने का कार्य किया जाता है और CO2 को फिक्स करके ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देता है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट यह है कि जो C4 साइकिल है ये कहाँ या कौन-कौन से प्लांट्स के अंतर्गत पाई जाती है। तो जो ये C4 साइकिल होती है या कहाँ पर पाई जाएगी, कौन-कौन से प्लांट में पाई जाएगी, मेनली देखिए तो ये ओनली एंजियोस्पर्म में ही या एंजियोस्पर्म के पार्कों में ही पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म या फिर टेरिडोफाइट्स पादप है उनमें बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर देखने को मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम जो C4 जो पादप है वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म पादप ही है। और मतलब 450 स्पीसीज में या 450 जातियों के जो पादप हैं उनमें C4 साइकिल को रिपोर्ट किया जा चुका है। मतलब 450 स्पीसीज में C4 साइकिल पाई जाती है, जिनमें से लगभग 300 जो स्पीसीज है वह डाइकोट्स की है। मतलब 300 जो द्विबीजपत्री जो जातियां हैं उनमें कौन सी साइकिल पाई जाती है, C4 साइकिल पाई जाती है। और थोड़ी बहुत मात्रा में जो मोनोकोट है उनमें पाई जाती है। मोनोकोट की मेनली 2 फैमिली, एक तो साइप्रेसी और एक पोएसी या ग्रेविली, इन दोनों ही फैमिलियों में आपको C4 साइकिल देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि एंजियोस्पर्म की 13 विभिन्न फैमिलियों के अंतर्गत 13 विभिन्न फैमिलियों की विभिन्न जातियों के अंदर C4 साइकिल पाई जाती है। इनमें से 300 स्पीसीज तो डाइकोट्स की है और कुछ मात्रा में बची हुई मोनोकोट्स की है। और मोनोकोट्स की कौन सी फैमिली में C4 साइकिल पाई जाती है, साइप्रेसी और
अगर डाइकोट्स की फैमिली की बात करें तो डाइकोट्स की जो फैमिलियां हैं, एक तो कंपोजिटी, एक चीनोपोडियेसी, पोर्टुलेसी और यूफोर्बियस। इन डाइकोट्स फैमिली के अंतर्गत C4 साइकिल हमें देखने को मिलेगी। तो थर्ड पॉइंट के अंतर्गत क्या है कि C4 साइकिल कहाँ मतलब कौन कौन से प्लांट्स के अंतर्गत पाई जाती है। तो मेनली देखें तो एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है, जबकि टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में यह अनुपस्थित होती है। और एंजियोस्पर्म की भी लगभग 450 स्पीशीज के प्लांट में C4 साइकिल पाई जाती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म के 13 विभिन्न फैमिलियों के जो पादप हैं उनकी 450 स्पीशीज में C4 साइकिल पाई जाती है, जिनमें डाइकोट जो स्पीशीज हैं वह उनकी संख्या 300 है, मतलब 300 जातियों में C4 साइकिल मिलेगी। या हम ऐसा कह सकते हैं कि डाइकोट्स की कंपोजिटी फैमिली में, चीनोपोडियेसी फैमिली में, एमेरैंथेसी फैमिली में, यूफोर्बियेसी फैमिली में और पोर्टुलेसी आदि फैमिलियों में हमें C4 साइकिल देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और अनादर भी हो सकती है। उसी प्रकार अगर मोनोकोट की बात करें तो मोनोकोट में एक तो साइट्रेसी और एक कोइसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनमें C4 साइकिल पाई जाती है। अब ये कर ली हमने थर्ड पॉइंट की बात। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अब जो ये C4 साइकिल पाई जाती है तो किन में पाई जाती है? C4 पादपों में पाई जाती है। और जो C4 जो पादप होते हैं, C4 जो प्लांट्स होते हैं, इनमें विशिष्ट एनाटॉमिकल अडैप्टेशन पाया जाता है। विशिष्ट एनाटॉमिकल अडैप्टेशन पाया जाता है, जिसे फ्रेंच एनाटॉमी, जिसे फ्रेंच एनाटॉमी कहा जाता है। जो C4 प्लांट्स होते हैं, अगर इनकी पत्तियों के अगर आंतरिक संरचना की हम बात करें तो इनमें विशिष्ट प्रकार का एनाटॉमिकल अडैप्टेशन पाया जाता है, जिसे फ्रेंच एनाटॉमी कहा जाता है। अब फ्रेंच एनाटॉमी में कौन सी संरचनाएं हमको देखने को मिलेंगी? अगर इनकी पत्ती के टीएस काटे हम, इनकी पत्ती में एक तो वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, मेसोफिल क्षेत्र देखने को मिलेगा और अपर एंड लोअर एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। परंतु इनका जो मेसोफिल क्षेत्र होता है ये खम्भ ऊतक तथा स्पंज ऊतक में बटा हुआ नहीं होता। एक तो पहली से पेरेंकाइमा, एक स्पॉन्जी पेरेंकाइमा, इनमें बटा हुआ नहीं होता। मतलब जो मेसोफिल क्षेत्र होता है इसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी और वो कोशिकाएं कैसी होगी? मोतियों की माला के समान आकार की या गोलाकार कोशिकाएं होगी। और यहाँ पर जो ये वेस्कुलर बंडल है इसके चारों ओर जो बंडल सीट पाई जाती है उसमें भी गोलाकार कोशिकाएं या मोतियों की माला के समान कोशिकाएं पाई जाती है। इस वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एक या दो परतों में मोतियों की माला के समान लगी हुई रहती है। और जो मेसोफिल कोशिकाएं हैं वह भी वेस्कुलर बंडल सीट की कोशिकाओं के चारों ओर एक या दो या तीन परतों के रूप में मोतियों की माला के समान लगी हुई रहती है या मोतियों की माला के समान व्यवस्थित होती है। और इस संरचना को ही क्या कहा जाता है? फ्रेंच एनाटॉमी कहा जाता है। और ये क्या है? एक प्रकार का अडैप्टेशन है C4 पादपों के अंतर्गत। अब जो ये मेसोफिल सेल्स होती है
और ये जो बंडल सेल्स होती है, इन दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। अब जो ये मेसोफिल जो सेल होती है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वह कैसे होंगे, काफी छोटे होंगे। और जो बंडल सेल्स होती है, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे वह बड़े होंगे और कैसे होंगे, स्ट्रोमा युक्त या सुविकसित स्ट्रोमा युक्त। जबकि इधर के जो क्लोरोप्लास्ट है मेसोफिल सेल्स के, वो छोटे होंगे और कैसे होंगे, सुविकसित ग्रेना या ग्रेना युक्त। अब बंडल सेल की जो सेल्स है, यहाँ पर सुविकसित स्ट्रोमा पाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो ग्रेनम वाला जो पोर्शन है वह या तो एब्सेंट है या अविकसित है, जिसके कारण बंडल सेल के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वह डार्क डायरेक्शन को क्या करते हैं, डार्क डायरेक्शन को फेवर करते हैं या डार्क डायरेक्शन में सहायता करते हैं। जबकि जो मेसोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट है वो साइज में कैसे छोटे हैं और गहरे हरे रंग के, गहरे हरे रंग के छोटे हैं और कैसे हैं, सुविकसित ग्रेना। मतलब यहाँ पर लाइट डायरेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेना वाला पोर्शन है और लाइट डायरेक्शन कहाँ पर संपन्न होती है, ग्रेना वाला पोर्शन पर ही संपन्न होती है। इसके कारण यहाँ पर NADPH2 ज्यादा बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा NADPH2 ATP का भी जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा। जबकि यहाँ पर NADPH2 तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनम वाला जो पोर्शन है वो एब्सेंट है, जिसके कारण यहाँ पर PH सेकंड या फोटो सिस्टम सेकंड केस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और फोटो सिस्टम सेकंड एब्सेंट है तो यहाँ पर NADPH2 बनने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। और ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या होगी, नहीं रिलीज होगी, क्योंकि वाटर का फोटोलाइसिस यहाँ पर होगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी यहाँ पर या ऑक्सीजन भी यहाँ पर नहीं निकलेगी। जबकि यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन भी निकलेगी और NADPH2 भी बनेगी, यहाँ पर केवल ATP ही बनेगी। तो हमने देखा कि मेसोफिल सेल्स और बंडल सेल्स दोनों ही प्रकार के सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं वह साइज में और कलर में डिफरेंट होने के कारण इन क्लोरोप्लास्ट, इनमें कहा जाता है कि जो सीप और पादप हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट द्विरूपीता पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट द्विरूपीता या क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, क्योंकि दोनों ही कोशिकाओं में, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं वह साइज में डिफरेंट हैं। उनमें जो संरचनाएं पाई जा रही है वह भी, किसी में ग्रेनम पाया जा रहा है, दूसरे जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेनम एब्सेंट है या ओवरविकसित है, स्ट्रोमा विकसित है, स्ट्रोमा कम मात्रा में पाया जा रहा है। इसके कारण ये बता सकते हैं कि सीप और पादपों में क्लोरोप्लास्ट में द्विरूपीता पाई जाती है। अगर हम एक अपवाद की बात करें, और अपवाद क्या है यहाँ पर, बरमूडा ग्रास, बरमूडा ग्रास की जो बंडल सीट होती है इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, ग्रेनम सुविकसित मिलेंगे। मतलब बंडल सीट की, मतलब बरमूडा ग्रास की जो बंडल सीट के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें क्या देखने को मिलेंगे, ग्रेनम देखने को मिलेंगे, जो कि एक अपवाद है। क्योंकि हमने देखा था कि बंडल सीट के क्लोरोप्लास्ट में क्या नहीं पाए जाते हैं, ग्रेनम नहीं पाए जाते हैं, या ग्रेनम अल्प विकसित होते हैं, परंतु बरमूडा ग्रास में जो ग्रेनम पाए जाते हैं वह सुविकसित होते हैं या
क्लोरोप्लास्ट छोटे साइज के होंगे और सुविकसित घरेणम युक्त होंगे। तो यहाँ पर एक अपवाद है। इसके बाद अगर हम बात करें जो मेसोफिल सेल्स होती है, इनके क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, छोटे हैं, गहरे हरे रंग के हैं, गहरे हरे रंग के हैं और कैसे हैं, सुविकसित घरेणम युक्त है। और क्या होता है इनमें NADPH2 का ATP का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, फोटो सिस्टम सेकंड भी होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होगा, मतलब लाइट रिएक्शन को ज़्यादा ये फेवर कर रहे हैं। और साथ ही जो मेसोफिल सेल्स हैं इनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, मतलब पेप्टेज एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, CO2 को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से जोड़ने का कार्य करता है। CO2 को फिक्स करके ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, मेसोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में पाया जाता है। तो CO2 को फिक्स करके उसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जबकि जो बंडल सेल्स होती है इनके क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, बड़े हैं, सुविकसित स्ट्रोमा युक्त है, घरेणम वाला पोर्शन इनमें अल्पविकसित है या एब्सेंट है और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोमा विकसित है, तो डार्क रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा फेवर करते हैं। और यहाँ पर क्या है, NADPH2 का निर्माण नहीं हो पाता है क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड यहाँ पर एब्सेंट होता है और फोटो सिस्टम सेकंड एब्सेंट है यहाँ पर, तो वाटर का फोटोलाइसिस भी नहीं होगा क्योंकि वाटर के फोटोलाइसिस के लिए कौन जिम्मेदार है, फोटो सिस्टम सेकंड जिम्मेदार है, जिसके कारण ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर मुक्त नहीं होगी। और यहाँ पर क्या है, जो CO2 को अपचयन करने वाला जो एंजाइम है, CO2 जब किससे जुड़ेगा, RUDP राइबोज 1,5 डाइफॉस्फेट से जुड़ेगा। यहाँ पर एक एंजाइम काम आता है और जिसका नाम है रुबिस्को एंजाइम। ये एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, मतलब C3 साइकिल का जो एंजाइम है वह कहाँ पर पाया जाएगा, बंडल सील की कोशिकाओं में पाया जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि C4 जो साइकिल होगी वह तो मेसोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होगी और जो C3 साइकिल होगी वह बंडल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में होगी। और C4 साइकिल CO2 को मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट से बंडल सेल के क्लोरोप्लास्ट में पंप करने का कार्य करती है, क्योंकि बंडल सेल की कोशिकाओं में CO2 की सांद्रता कम होती है, जिसके कारण C4 साइकिल इस CO2 को उधर देने का कार्य करते हैं। और साथ में जो यहाँ पर NADPH2 बने हैं इनकी सप्लाई भी की जाएगी। इधर बने हैं NADPH2 कहाँ पर, मेसोफिल सेल्स में, इनकी सप्लाई भी किन्हें दी जाएगी, बंडल सेल के क्लोरोप्लास्ट को दी जाएगी। क्योंकि अगर CO2 का अपचयन करना है तो एनर्जी या अपचयकारी पदार्थ तो चाहिए, और अपचयकारी पदार्थ ये तो बना नहीं रहा, किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो इनकी सप्लाई बंडल सेल के क्लोरोप्लास्ट को की जाएगी। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, C4 साइकिल किस प्रकार संपन्न होती है। तो पहले एक इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर समझेंगे इसकी मैकेनिज्म को। अगर हम C4 साइकिल या जो C4 जो प्लांट्स हैं उनमें जो C4 साइकिल पाई जा रही है इनकी मैकेनिज्म का अध्ययन करें, इनके मैकेनिज्म के दौरान भी जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट बनता है C4 साइकिल के दौरान वो कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है। और यहाँ पर भी C4 साइकिल के अंतर्गत CO2 के अपचयन का जो कार्य किया जाता है वह C3 साइकिल के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि C4 साइकिल तो यहाँ पर
एक एडिटिव बेनिफिट देती है। क्योंकि C4 साइकिल का काम क्या है, यहाँ पर CO2 की सांद्रता को बनाए रखना। क्योंकि जो C3 साइकिल संपन्न हो रही है बंडल C में, इसे किसकी जरूरत है, CO2 की अधिक सांद्रता की जरूरत है। और वह CO2 की अधिक सांद्रता को यहाँ पर किसके द्वारा बनाया रखा जा रहा है, C4 साइकिल के द्वारा। और वह भी किसकी हेल्प से, बेजोफिल कोशिकाओं की हेल्प से। तो मतलब C4 साइकिल का जो मेन टारगेट है यहाँ पर या मेन उद्देश्य है, वह C3 साइकिल को CO2 उपलब्ध कराना है। और उसमें भी क्या चाहिए, बेजोफिल कोशिकाएं चाहिए। बेजोफिल कोशिकाएं CO2 को पहले फिक्स करेगी और उस CO2 को फिर बंडल सिप की कोशिकाओं को प्रदान कर दिया जाएगा, जहां पर CO2 का अपचयन करने का कार्य किया जाएगा। तो अगर इसकी विभिन्न स्टेप्स को देखें तो जो फर्स्ट स्टेप है वह है यहाँ पर सर्वप्रथम जो बेजोफिल सेल्स होती है, इनके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में एक कंपाउंड होता है या एक यौगिक होता है जिसका नाम है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। और उसके स्ट्रोमा वाले पोर्शन में ही कौन सा स्ट्रैंड पाया जाता है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज या पेप्टेज। फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है जो इस CO2 को फोस्फोइनोल पाइरुवेट से जोड़ने का कार्य करता है। जब ये CO2 फोस्फोइनोल पाइरुवेट से जुड़ेगा तो यहाँ पर 4 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, जिसे क्या कहेंगे हम, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट। यहाँ पर एसिटिक एसिड नहीं बोल सकते इसे, परंतु कभी कभी बोल भी दिया जाता है। यहाँ पर जो ये जितने भी जो कंपाउंड बनेंगे ये आयनों की फॉर्म में बनते हैं। और यहाँ पर आयन की फॉर्म क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की जो आयनिक फॉर्म है वो क्या है, ऑक्जेलो एसिटेट है। मैलिक एसिड की जो आयनिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, मेलेट होती है। एस्पार्टिक एसिड की आयनिक फॉर्म क्या होती है, एस्पार्टेट होती है। मतलब जो जब भी ये साइटोप्लाज्म में या जल में पड़े रहेंगे ये एसिड या ये कंपाउंड, तब कैसे रहेंगे, आयनों की फॉर्म में यह रहेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पेप्टेज एंजाइम की हेल्प से CO2 को फोस्फोइनोल पाइरुवेट से जोड़ दिया और 4 कार्बन का कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटेट यहाँ पर बना दिया। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटेट है वह सेकंड स्टेप के अंतर्गत किसमें रूपांतरित हो जाएगा, या तो एस्पार्टेट में रूपांतरित हो जाएगा या मैलिक एसिड या मेलेट में रूपांतरित हो जाएगा। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम है डीहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पर क्या चाहिए हमें, एक ऑक्जेलो एसिटेट को अगर मैलिक एसिड या एस्पार्टेट में चेंज करना है तो एक NADPH2 चाहिए। मतलब इस एसिड का क्या कर देंगे हम, कुछ मात्रा में यहाँ पर अपचयन कर देंगे और अपचयन के साथ डिहाइड्रोजिनेशन प्रकार का, मतलब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटेट को मेलेट या मैलिक एसिड में या एस्पार्टेट में हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ये मैलिक एसिड है कहाँ पर ये चल रही है, ये प्रोसेस अभी बेजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में। अब जो बेजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में ये मैलिक एसिड है, ये यहाँ से निकलकर कहाँ पर चला जाता है, बंडल सिप के क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है। अब बंडल सिप के क्लोरोप्लास्ट में जाने के पश्चात जो ये मैलिक एसिड है ये विघटित हो जाता है और विघटित होकर क्या करेगा, एक तो CO2 अणु को रिलीज कर देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड में किस एंजाइम की उपस्थिति में, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में या मेलेट एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड एक तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या बना देगा, पाइरुविक एसिड बना देगा। पाइरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, 1 कार्बन की CO2 को मुक्त कर दी। मैलिक एसिड कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, और ये भी 4 कार्बन का। एक CO2 को मुक्त करने के पश्चात 1 कार्बन कम हो गया यहाँ पर, तो पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का।
अब जो यहाँ पर ये CO2 मुक्त हुई है, कहाँ पर हुई है? क्लोरो बंडल शीट का जो क्लोरोप्लास्ट उसके स्ट्रोमा वाले पोर्शन में। अब इस CO2 को कौन ग्रहण करेगा? तो RUBP राइबोज 1,5 डाइफॉस्फेट ग्रहण करने का कार्य करता है। और कौन से एंजाइम की हेल्प लेगा ये? रुबिस्को राइबोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये CO2 इससे जुड़ जाएगी RUBP से, तथा C3 साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी इससे जुड़ेगी तो 6 कार्बन का एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसे कीटो एसिड कहा जाएगा। फिर वह टूटकर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। फिर इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा जिसके कारण PgAl फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड या 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड का निर्माण होगा। और वह 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड क्या है? एक 3 कार्बन की शुगर है, उसकी कुछ मात्रा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर PgAl और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपस में मिलकर कुछ मात्रा में तो किसका निर्माण करेंगे? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का निर्माण करेंगे। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट फिर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो डेक्सट्रोज में या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आगे जाकर सुक्रोज और स्टार्च का फॉर्मेशन कर देगा। परंतु जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है उसकी कुछ मात्रा फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड की कुछ मात्रा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की कुछ मात्रा आपस में मिलकर वापस से किनका पुनरुत्पादन करती है? RUBP का पुनरुत्पादन करती है। और उस दौरान बहुत सारी शर्कराएं बनेगी, 4 कार्बन की बनेगी, 5 कार्बन की बनेगी, 6 कार्बन की बनेगी, 7 कार्बन की जैसे सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट आदि विभिन्न मोनोसेकेराइड शर्करा हमें देखने को मिलेगी। और वो फाइनली जाकर किसका निर्माण कर देगी? RUBP का राइबोज 1,5 डाइफॉस्फेट, जो वापस से CO2 को ग्रहण करने का कार्य करेगा और CO2 का क्या करेगा? यहाँ पर आपको चयन करेगा, आप चयन करके CO2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो C3 साइकिल है वो बंडल शीट सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में संपन्न होती है और C4 साइकिल न्यूक्लियोटिक सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में संपन्न होते हैं। और दोनों ही कोशिकाओं में जो अलग-अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें पेप्टेज या फॉस्फोलिपिड पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है जो केवल CO2 को फिक्स करने का कार्य करता है। और यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है जो CO2 को अपचयित करने का कार्य करता है और अपचयित करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज या सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देगा। तो मतलब जो C4 पादप होते हैं इनमें 2 चक्र चलते हैं। एक चक्र के द्वारा तो CO2 की सांद्रता को दूसरी कोशिकाओं में बनाए रखा जाता है। मतलब ये जो C4 पादपों में 2 प्रकार की साइकिल का पाया जाना इसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि C4 पादप उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है और CO2 की सांद्रता काफी कम होती है। तो वहां पर कम CO2 सांद्रता में भी ये काफी अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर सके, इसीलिए इन पादपों में C4 साइकिल का क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ और CO2 की सांद्रता को बनाए रखने का कार्य या CO2 की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है उसको बनाए रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? C4 साइकिल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये साइकिल CO2 को इधर की ओर पंप करती रहती है, जिसके कारण C3 जो साइकिल है इसको CO2 मिलती रहती है और पादपों में फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश शोषण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि CO2 की सांद्रता किससे ज्यादा हमेशा किससे ज्यादा बनी रहेगी? ऑक्सीजन से ज्यादा बनी रहेगी। और ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी तो प्रकाश शोषण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मान लिया जाए अगर हम बंडल शीट की कोशिकाओं में भी O2 की सांद्रता बढ़ा दें इससे CO2 की सांद्रता से, तब भी यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है। अब ये फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है? तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है जो रुबिस्को एंजाइम होता है ये कैसा होता है?
ड्यूल नेचर प्रकृति का होता है, क्योंकि इसकी दो तरह की प्रवृत्ति है। एक तो ये CO2 से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। अगर CO2 की सांद्रता ज्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेज की बात कार्य करेगा, अगर ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है तो ये ऑक्सीजनेज की बात कार्य करेगा। अगर मान लिया जाए O2 की सांद्रता यहाँ पर ज्यादा हो गई तो ऑक्सीजनेज की बात कार्य करता हुआ ये क्या कराएगा, RuBt का ऑक्सीकरण करवाएगा, जिसके कारण यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होगा और अन्य पदार्थ बनेगा जिसे फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड कहा जाता है। और फाइनली यहाँ पर जो C3 साइकिल के समान एक्सोज का फॉर्मेशन नहीं करेगा और विभिन्न रिएक्शन से होते हुए वापस से RuBt का या कोई अन्य पदार्थ बनाएगा जो कि प्लांट के लिए अनयूजफुल होते हैं। मतलब फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्लांट ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को रिलीज करेगा, जिसे फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश शोषण कहा जाएगा। मतलब टेम्परेचर अधिक हो और ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा हो तो पादप की पत्तियां क्या करती है, उस समय ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी और CO2 को निष्कासित करेगी, जिसके कारण एक्सोज का जो फॉर्मेशन है वो बंद हो जाएगा तथा जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो कम हो जाती है, इसे ही फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल में एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए कितने ATP या NADPH की जरूरत होती है, तो हमने पढ़ा था कितने चाहिए, 12 तो NADPH चाहिए और 18 ATP चाहिए, परंतु इसमें तो लाइट रिएक्शन संपन्न ही नहीं होती या लाइट रिएक्शन होती है तो केवल PS फर्स्ट के द्वारा ही ATP बनाए जाते हैं, NADPH तो इसमें बनते ही नहीं। तो इसे तो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी आती कहाँ से है, तो एनर्जी की जो सप्लाई की जाएगी वो किससे की जाएगी, न्यूक्लियोफिल सेल्स के द्वारा या न्यूक्लियोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट है उनके द्वारा की जाएगी, क्योंकि इनमें ही क्या होती है, लाइट रिएक्शन संपन्न होती है, क्योंकि इनके क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, ग्रेनुल प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हैं जिनमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों ही कार्य करेंगे और वो क्या बनाएंगे, NADPH2 और ATP बनाएंगे और वो यहाँ से एनर्जी बना के इसके बंडल से क्लोरोप्लास्ट को देते रहेंगे, इसके कारण इसमें ग्लूकोज का या हेक्सोज का या CO2 का ग्लूकोज का या हेक्सोज का फॉर्मेशन होता रहेगा या CO2 का अपचयन होता रहेगा। और इनमें क्या होगा, कौन से क्लोरोप्लास्ट में, अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, केवल स्ट्रोमा वाला पोर्शन है, और अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिस्टम सेकंड या हम इसे बोल सकते हैं कि फोटोसिस्टम सेकंड नहीं होगा तो डेड स्किन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी नहीं होगा। अगर फोटोसिस्टम सेकंड इसमें नहीं है या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो यहाँ पर फोटो भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि फोटो की विमुक्ति का कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है, फोटोसिस्टम सेकंड जिम्मेदार है, क्योंकि यही क्या कार्य करता है, वाटर का फोटोलाइसिस करवाता है, जबकि फोटोसिस्टम फर्स्ट वाटर का फोटोलाइसिस कराने के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, ये सेकंड प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व होगी क्योंकि वाटर का फोटोलाइसिस यहाँ पर होगा। और इन कोशिकाओं में जो बेजोफिल सेल्स है इनमें कौन सी साइकिल एब्सेंट है, कैल्विन साइकिल एब्सेंट है, कैल्विन साइकिल एब्सेंट है तो रिड्यूस एंजाइम भी एब्सेंट है, केवल कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है, पेप्टाइड या फॉस्फोलिपिड फाइबर कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जा रहा है, CO2 को फिक्स करने का कार्य करेगा। और इनमें कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है, C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल संपन्न हो रही है तो रिड्यूस एंजाइम पाया जा रहा है। तो C3 साइकिल की प्रोसेस तो इधर होती है, C4 साइकिल की प्रोसेस इधर हो रही है। अब लास्ट पॉइंट ये बचाओ फिर यहाँ पर CO2 मैलिक एसिड के अपघटन के फलस्वरूप CO2 तो RuBt ने ग्रहण कर ली और यहाँ पर बचाओ जो बना हुआ जो पाइरुविक एसिड है वह बंडल सिंक के क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा से वापस कहाँ पर आ जाता है, बेजोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में आ जाता है। और वहां आने के बाद ये जो पाइरुविक एसिड है इसको वापस से किसमें चेंज कर दिया जाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में चेंज कर दिया जाता है।
और यहाँ पर एक एंजाइम काम आएगा जिसे कहा जाता है पाइरुवेट फॉस्फेट डाइहाइड्रेट। यहाँ पर जो एंजाइम है इसे कहा जाता है पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। इस एंजाइम की हेल्प से जो पाइरुविक एसिड है और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो वापस से शुगर को फिक्स करने का कार्य करेगा। और इस प्रोसेस के दौरान कितने एटीपी खर्च होते हैं? 2 एटीपी खर्च होते हैं। अगर एक पाइरुविक एसिड को पीईपी या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में करना है 2 एटीपी खर्च होंगे, क्योंकि यहाँ पर एटीपी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2 फॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं। अगर एएमपी को वापस अगर हम एटीपी के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इसे चाहिए लगभग 2 एटीपी के बराबर एनर्जी, क्योंकि 2 फॉस्फेट हमें जोड़ने हैं, 2 एटीपी के बराबर एनर्जी चाहिए। तो मतलब अगर एक पाइरुवेट को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में नहीं करेंगे तो 2 एटीपी हमें चाहिए। अगर यहाँ पर 6 पाइरुवेट हो तो कितने चाहिए? 12 एटीपी चाहिए। मतलब C3 साइकिल में कितने एटीपी NADPH2 खर्च हो रहे हैं? 12 NADPH2 18 एटीपी खर्च हो रहे हैं। और C4 में कितने लग रहे हैं? 12 एटीपी लग रहे हैं। तो टोटल कितने होंगे? तो टोटल होंगे 12 NADPH2 प्लस 30 एटीपी। और एक NADPH2 में कितने एटीपी होते हैं? 3 एटीपी होते हैं। तो टोटल 36 तो NADPH2 के एटीपी और 30 एटीपी लगभग 60 एटीपी खर्च होंगे C4 साइकिल में एक ग्लूकोज के अणु बनाने में। मतलब 12 एटीपी ज्यादा लगते हैं। और यहाँ पर एक NADPH2 काम आया है वो वापस यहाँ पर जब पाइरुविक एसिड जब मैलिक एसिड पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है वहां पर वो वापस बन चुका है। केवल 12 एटीपी ज्यादा चाहिए ग्लूकोज अणु को बनाने के लिए, वो भी किसमें? C4 साइकिल में। जबकि C3 साइकिल में कम 12 एटीपी कम लगते हैं C4 साइकिल की अपेक्षा। ये थी C4 साइकिल। और इसमें जो ये एंजाइम है पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, ये ताप संवेदी एंजाइम है जो कि उच्च ताप पर भी अच्छी क्रिया करता है। क्योंकि C4 पादपों में जो C3 साइकिल या C4 जो साइकिल संपन्न होती है वह अधिक ताप पर संपन्न होती है, तो ये अच्छी ताप पर भी अभिक्रिया दर्शाएगा। तो ये ताप संवेदी एंजाइम पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम CAM साइकिल या ट्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक साइकिल।